अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं स्टूडेंट आपके लिए आज इकनॉमिक्स की शॉर्ट डेफिनेशंस लेके आया हूँ और ये ज़्यादातर आईकाम के जो इंटर के बच्चे हैं ना, ये डेफिनेशंस उनके बहुत काम आएंगी और एफए वाले भी देख सकते हैं जिन्होंने इकनॉमिक्स रखी होती है। तो इसमें आप लोगों के पास और दूसरी ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे भी इसमें से बेसिक तो उनकी डेफिनेशन सेम यही हैं, वो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोगों के पास जो लेक्चर आ रहा है वो है आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। और इसमें हम लोगों के पास ये भी काफ़ी शॉर्ट करके आप लोगों के लिए मैंने तैयार की हैं। तो आप लोग काइंडली इनको कीजिएगा इंशाल्लाह। मतलब ये 3 सेट होंगे और डिफरेंट डेफिनेशन होंगी सेट वाइज। जैसे आप लोगों को शॉर्ट डेफिनेशन के सेट आते हैं 3, तो इसी तरह से 3 सेट होंगे और डिफरेंट उनमें डेफिनेशंस होंगी। वो आपको मतलब करते जाइएगा, जब 1 सेट पूरा हो जाएगा फिर सेकंड फिर थर्ड वाला। ठीक है, तो आज हम लोग पहले सेट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेट नंबर 1 से, जिसमें आप लोगों के पास पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। कहता है डिफ़ाइन इकनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स की डेफिनेशन करें। तो सिंपल आप लोग डेफिनेशन कर सकते हो, इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकनॉमिक्स दौलत के बारे में जानने का एक इल्म है। ठीक है, ये इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, और आप लोग इसके अलावा वो भी कर सकते हैं जो आपकी बुक्स में इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट एक मैंने बनाई है, वो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, सेकंड आप लोगों के पास आ रही है, कहता है डिफ़ाइन इकनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक आपने इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन करना है और वो बहुत सिंपल है। वो आप लोगों के पास है, इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आम ज़रूरियात ज़िंदगी में मुआशियात के बारे में जानना, मतलब जो लोगों की किस्मों के बारे में जानना मुआशियात कहलाता है। ठीक है, थर्ड आप लोगों के पास आती है डिफ़ाइन इकनॉमिक्स बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक इकनॉमिक्स के डेफिनेशंस को आप लोग बता दें। तो इसमें आप लोगों के पास आता है इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। और ये इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हो इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड एंड्स। कि इकनॉमिक्स जो है वो लिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड एंड्स के बारे में पढ़ने का इल्म है। लिमिटेड मीन्स आप लोगों के पास होते हैं आपके जो मतलब ज़राए हैं, वो रिसोर्स आपके पास वो लिमिटेड हैं, ज़राए जो हैं आमदनी के ज़रिए वगैरह जो कहते हैं हम लोग। एंड अनलिमिटेड एंड्स, और आपके काम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप लोगों के पास आता है फोर्थ में, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कर दें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को मालूम है कि होती है इंडिविजुअल स्टडी ऑफ फर्म्स प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई एट्सेट्रा। आप लोग जो भी यानी कि इंडिविजुअली किसी फर्म की प्राइस को, डिमांड को या सप्लाई को पढ़ते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो है। तो माइक्रो में वैसे भी हम लोग स्मॉल यूनिट पढ़ते हैं, तो आप लोग ये भी कह सकते हो स्मॉल यूनिट स्टडी इन इकोनॉमिक्स, तो उसको भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास फिफ्थ आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें होता है कि एग्रीगेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट इंडस्ट्री प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो मतलब माइक्रो के अंदर आपने देखा फर्म के बारे में आता है, और मैक्रो में बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री की बात आती है। क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो मिक्सचर ऑफ फर्म होती है। तो एक इंडस्ट्री 2 3 4 5 6 10 मतलब फर्म से मिलके बनती है, तो इंडस्ट्री सनत को कहते हैं। और फर्म तो आपको मालूम है एक सिंपल फर्म होती है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोबारा बता देता हूँ, कहता है एग्रीगेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय इंडस्ट्री प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सिक्स में आती है आप लोगों के पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। ये बड़ी खास डेफिनेशन है कि आप डिफरेंस करें यूटिलिटी में और यूज़फुलनेस में। तो स्टूडेंट मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के पास सिंपल है, जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द गुड्स या सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी होती है एबिलिटी जो कि गुड्स और सर्विसेज की जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। बट द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड यूज़फुलनेस। और किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो है वो उसकी यूज़फुलनेस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आता है टोटल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, नंबर 7 में कहता है टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्राम कंज्यूमिंग अ गिवन गुड्स और सर्विसेज
आप जो भी किसी गिवन गुड्स से कोई भी आप लोग सर्विस रिसीव करते हो या कोई भी गुड्स और सर्विसेज देते हो, उससे कंज्यूम करते हो, तो इसे आप लोग टोटल यूटिलिटी कहते हो या टोटल सेटिस्फेक्शन आप किसी भी चीज़ से लेते हो। अब आती है जी मार्जिनल यूटिलिटी नंबर 8 पे। कहता है ईच एडिशनल यूनिट्स गेट फ्रॉम यूज़ ऑफ एनी गुड्स। कोई भी आप गुड यूज़ करते हो तो उसका जो भी हर नया आने वाला यूनिट होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या सेटिस्फेक्शन लेवल भी हम लोगों का जो होता है ना, वो भी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है ह्यूमन बींग्स का। अच्छा, इसके अलावा बच्चों 9 में आता है डिमांड। कहता है वांट्स ऑफ एनी गुड्स और परचेजेस आ गुड और परचेजिंग अ गुड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। आप किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कोई भी गुड्स की डिमांड करते हो या उसे परचेज़ करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास डिमांड है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों के पास आता है लॉ ऑफ डिमांड। कहता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिमांड व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड राइस डिमांड फॉल्स एंड प्राइसेस ऑफ गुड फॉल्स देन डिमांड इंक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल है, आप लोग खुद से भी बता सकते हो। इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जब भी प्राइसेस आप लोगों की बढ़ेंगी डिमांड फॉल करेगी, और जब भी प्राइसेस आप लोगों की फॉल करेंगी डिमांड आप लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगी, और जब भी प्राइस आप लोगों की फॉल करेगी डिमांड आप लोगों की इंक्रीज़ करेगी। तो इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और 12 में आप लोगों के पास आ रहा है 11 में, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। कहता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइसेस राइज सप्लाई ऑफ गुड राइज एंड व्हेन प्राइसेस फॉल सप्लाई ऑफ गुड इज़ फॉल। तो बड़ा सिंपल है, प्राइस का और सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जब भी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जब भी प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप लोगों को बताता जाऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं सारे डेफिनेशंस में। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास लॉ ऑफ डिमांड, मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना, ये बेस करता है कंज्यूमर पे, हम लोगों पे, सारिफ पे। और जो लॉ ऑफ सप्लाई ये बेस करता है प्रोड्यूसर पे, मतलब जो पैदा कुनंदगान हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर, ये बेस करता है लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर पे। तो जब भी आपने लॉ ऑफ सप्लाई देखना है तो फिर अपने आप को प्रोड्यूसर समझेंगे या मैन्युफैक्चरर समझेंगे, तो फिर आपको मतलब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी चीज़ों की तो सप्लाई भी उनकी मार्केट में फिर कम होगी। और इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड जो बेस करता है वो करता है कस्टमर पे, कंज्यूमर पे, और लॉ ऑफ सप्लाई करता है प्रोड्यूसर पे बेस। ठीक है, तो बाकी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई भी आपको सिंपल बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आप लोग ये वाले फर्स्ट सेट है उसके मैंने 11 क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग इस लेक्चर को तैयार कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग डे बाय डे 10-10 सवाल आप लोगों को बताता जाऊँगा, इकनॉमिक्स से तैयार करते जाइएगा, किसी लेक्चर में ज़्यादा बता दूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के जल्दी से जल्दी ये भी पेपरों से पहले पहले कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।